गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। पुलिस रिफॉर्म पार्ट 3 एआरसी की सीरीज क्लियर। लेट मी अपलोड द स्लाइड and we will start our lecture as soon as possible. Before that, if you have any doubt, you can ask from the previous classes of ARC. And question number 2 is that नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। बिग पिक्चर रेगुलर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कुछ पूछा मैंने। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? आवाज तो आ रही है, तो कमेंट क्यों नहीं आ रहे? कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो भैया, आज हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे पुलिस रिफॉर्म के बारे में। इससे पहले पब्लिक ऑर्डर आपने पढ़ ही लिया। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टेट में शांति, ट्रैंक्विलिटी, पीस, इन सबको स्थापित करना लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, उसको बोलते हैं हम पब्लिक ऑर्डर। ठीक है ना। लेटेस्ट गिलगिट बाल्टिस्तान पर किया है बिग पिक्चर, बहुत बढ़िया। सब लेटेस्ट पे करते रहो, नोट्स बनाते रहो। सभी को नमस्ते, और यहाँ से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपकी स्टेट लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? स्टेट लिस्ट में आते हैं। यानी कि जो है स्टेट लिस्ट में अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर किसका एक्सक्लूसिव हुआ? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का हुआ। सी यस और नो? यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या हुई? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि अपने अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, या आप कह सकते हो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। क्लियर? इतना याद करने की जरूरत नहीं कि एंट्री 1 एंट्री 2 ये कुछ नहीं। सीधे इतना याद रखो कि जो पुलिस सब्जेक्ट है और जो पब्लिक ऑर्डर सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का है। और स्टेट लिस्ट का होने के कारण क्या है, ये राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को क्या करे? मेंटेन करे। इन द फील्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज एसपी, and in the biggest bigger cities some state have the commissionary of the police, जैसे कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसा हो चुका है, आपको पता ही है। एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर की जिम्मेदारी किस किस के अंडर में होती है? या तो भैया वो डीएम के अंदर में होगी, ठीक है, डीएम और एसपी जिला स्तर पे। क्लियर? और अगर बड़ा शहर है वहां पे अगर कमिश्नरी बना दी है तो कमिश्नर ऑफ क्या होगा? लखनऊ, कमिश्नर ऑफ गाजियाबाद, कमिश्नर ऑफ कानपुर। अगर ऐसे व्यवस्था बना रखी होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक ऑर्डर के लिए। हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों को समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं हिंदी माध्यम वालों को? क्लियर? पुलिस को आप पुलिस ही बोलोगे हिंदी में भी। आगे बढ़ो। आर्टिकल 355
of the Constitution the Union upon the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and thereby to ensure that government of every state is carried on its accordance with the provision of Constitution. हिंदी माध्यम में इसका मतलब है कि आर्टिकल 355 हमसे कहता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य सरकार को प्रोटेक्ट करे किसी भी बाह्य आक्रमण से। अगर मान लो कोई बाह्य आक्रमण जो है पंजाब बॉर्डर से हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उत्तर प्रदेश जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो मना कर देगी कि ये पंजाब का सब्जेक्ट है, पंजाब करो ना। एक्सटर्नल अग्रेशन जब भी होगा तो केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? इसलिए जो है राज्य सरकार को भी संविधान के अंदर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। द पुलिस एक्ट 1861 इज स्टिल द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पुलिस। आज भी भारत की इंडियन पुलिस इतने पुराने 1861 के कानून के द्वारा क्या कर रही है, चल रही है। तो इसमें रिफॉर्म की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी? तो आपको याद रखना है कि अभी भी कौन सा पुलिस एक्ट चल रहा है, 1861 वाला चल रहा है। ये आप की टर्म थोड़ा याद रखोगे, आप अपने आंसर राइटिंग में लिखोगे द पुलिस एक्ट 1861। क्लियर? आगे देखते हैं द ब्रोकन विंडो सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जो इस बॉक्स में लिखा है कृपया उसको ना पढ़ें, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुने, तब आपको ब्रोकन विंडो सिंड्रोम समझ में आएगा। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे टूटी हुई खिड़की का सिंड्रोम। क्या लिखोगे? टूटी हुई खिड़की वाला सिंड्रोम। देखो कैसे, ये मान लो एक पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है ना? ये क्या है, एक बहुत बड़ी इमारत है, पब्लिक बिल्डिंग है, और इसमें क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट जो है माले पे क्या है, विंडो है यानी कि खिड़की है। से यस और नो, ध्यान से समझना इस चीज को। अब क्या है, इनमें से जो है, जो एक ये खिड़की जो है, इनमें से कोई खिड़कियां क्या है, टूट गई हैं या क्या कर गई हैं, चोरों के द्वारा उखाड़ ली गई हैं। ठीक क्लियर? हमें लग रहा है कि ये वाली विंडो खुली हुई है। अब रास्ते से 100 लोग जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब लोग जा रहे हैं तो लोगों की नजरों में टूटी हुई खिड़की दिख रही है। लोगों की नजरों में टूटी हुई खिड़की दिख रही है तो लोगों के विचार में क्या आएगा कि भैया यहाँ पे क्या है, लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। से यस और नो? और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये टूटी हुई खिड़की क्या करेगी, और बढ़ावा देगी और इनवाइट करेगी किसको, किसको? जो चोर लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, कि आओ अब बिल्डिंग में आके क्या करो, आप चोरी भी कर सकते हो। सही है सर? नो? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी चीज समझा देते हैं। जब आप अपने घर से बाहर कभी जाते हो रिश्तेदारों के यहाँ, तो भैया दरवाजे पे ताला क्यों लगाते हो? दरवाजा खुला छोड़ के जाओ, शाम तक आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया। यानी कि क्या, अगर हम अगर हम लॉ एंड ऑर्डर में क्या करेंगे, रियायत बरतेंगे, तो वो टूटी हुई खिड़की के समान होगी जो सारे क्राइम को क्या करेगी, अपना भी इनवाइट करेगी। इसको बोलते हैं ब्रोकन विंडो सिंड्रोम। क्या सबको समझ में आया? क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो सोचो, ये तो खाली कहावत हुई, भारतीयों को याद करने के लिए कितनी आसान है। लेकिन अगर हमें ये 0.5 नंबर एक्स्ट्रा दे जाएगी तो कितना मजा आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि पढ़ाई अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बिल्कुल टफ नहीं है। बस दिक्कत यह है कि हम यहां तक पहुंच नहीं पाते, और इस बार मैं आपको यहां पे भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? तो ये ब्रोकन विंडो सिंड्रोम जो है, अब इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है इन देयर ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिकल। ये आर्टिकल द अटलांटिक, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है ऐसी द अटलांटिक है, वहां पे छपा था। ये ब्रोकन विंडो नाम से हेडिंग था। द पुलिस एंड द नेबरहुड सेफ्टी, कैलिंग एंड विल्सन, इन्होंने लिखा था ये। आर्ग्यू डेट द रैम्पेंट क्राइम इज इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्डर। इस डिसऑर्डर के कारण क्या है, आपके क्राइम बढ़ते जाएंगे। इफ विंडो इन बिल्डिंग इज ब्रोकन एंड लेफ्ट अनरिपेयर्ड, और उसको आपने रिपेयर भी नहीं करी, ऐसे खुला छोड़ दिया है, पीपल वॉकिंग बाई विल कंक्लूड दैट नो वन केयर्स, दैट नो वन इज इन चार्ज। और लोगों को लगेगा कि भैया ये टूटी हुई खिड़की सही नहीं हो रही है, यानी कोई इसका इंचार्ज ही नहीं है। भाई जो इंचार्ज होगा उसका काम होगा सही कराना, यानी कि इसका कोई पहरेदार ही नहीं है, तो भाई यहीं पे लूट मचाओ, मचाओ ना मचाओ। वन अनरिपेयर्ड विंडो इज एन इनविटेशन टू ब्रेक मोर विंडो एंड लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब कानून के बिना वाला जो चलता है, स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द बिल्डिंग टू द स्ट्रीट टू इंटायर कम्युनिटीज।
अब हमें अपने आंसर राइटिंग में क्या लिखना है? हमें अपने आंसर राइटिंग में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, चाहे पुलिस रिफॉर्म की हो ना हो, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, उससे बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ये कैलिंग एंड विल्सन का नाम याद रखो लोगे। कैलिंग एंड विल्सन का नाम याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कि कैलिंग एंड विल्सन ने ब्रोकन विंडो सिंड्रोम दिया था, जो हमें बताता है कि एक टूटी हुई खिड़की किस तरीके से क्राइम को इनवाइट करती है। और भारत में लॉ एंड ऑर्डर की दुर्दशा सेम उसी ब्रोकन विंडो के समान है। इसका मतलब क्या है? जब तक हम इस पुलिस में, ये लॉ एंड ऑर्डर में रिफॉर्म नहीं करेंगे, उस टूटी हुई खिड़की को बंद नहीं करेंगे, तो क्राइम्स नहीं रुकेगा। इस तरीके से आपको लिखना है हिंदी माध्यम वालों को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को भी? क्लियर? ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? द रेमेडी बिहाइंड द लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय द ब्रोकन विंडो सिंड्रोम गिवन बाय कैलिंग एंड विल्सन, who suggested that if you will not repair the broken window, it will attract more crime. Same thing is happening in Indian law and order. We are not repairing it, we are just bypassing it day by days. समझ में आया? ऐसा आपको लिखना है कि हम रोज एक के बाद एक के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस टूटी हुई विंडो को अभी तक रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और जो चेक करने वाला है उसको पहले ही पता है ब्रोकन विंडो सिंड्रोम क्या होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। उसका दिल इतना खुश हो जाएगा कि वो आपको 0.5 नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगा। समझ में आया? और ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसी क्लास में मिल रहा है आपको, किसी क्लास में नहीं मिल रहा ब्रोकन विंडो सिंड्रोम। समझ में आया? क्लियर? तो चाहो तो आप लोग रैंक लगा सकते हो। पढ़ रहा हूं भैया, सुबिका जी आपका कमेंट। सर राजसभा टीवी में बिग पिक्चर इंग्लिश में है, बट सेम टॉपिक राजसभा विशेष में हिंदी में है, और देश देशांतर में भी सेम टॉपिक है हिंदी में, तो क्या नोट्स बना सकते हैं? आपका माध्यम क्या है पहले ये बताओ। आप इंग्लिश माध्यम वाले हो कि हिंदी माध्यम वाले हो? जो माध्यम हो उस हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी लेकिन और किसी के लिए सुविधा नहीं है। ठीक है ना? यानी कि आपका अगर मन कर रहा है तो बिग पिक्चर, अगर मन नहीं कर रहा तो देश देशांतर। समझ में आया? जहां से भी हो आपको टॉपिक खत्म करना है, लेकिन ये सुविधा केवल इन्हीं को है, ये और किसी को नहीं है। ठीक है ना? कोई सोचे कि इनकी तरह मैं भी हिंदी में भाग जाऊं, ये जा सकते हैं क्योंकि इनका एग्जाम लगा पड़ा है। क्लियर? चलो भैया, ये चीज समझ रही हो ना शोभिका जी? एआरसी की रिपोर्ट में ये सब आप ऐसे में लिखोगी, तब जाके नंबर मिलेंगे खतरनाक वाले। और प्रीलिम्स की किसी क्लास में आपको आना नहीं है। पीपल परसेप्शन ऑफ द पुलिस क्या है? मैक्स वेबर को लेके आ रहे हैं। मैं नहीं लेके आ रहा, एआरसी लेके आ रहा है। सोचो कितना अच्छा ज्ञान दे रखा है वहां पे। मैक्स वेबर ने डिफाइन करा स्टेट को एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ए मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ द फिजिकल फोर्स। यानी कि बच्चों हिंदी माध्यम के लिए मैक्स वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। किस किस को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है? ये बताओ आप कहां पे रहते हो, कौन से जिले में रहते हो, और कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हो? ये बताओ कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हो? आपको जो है बहुत बार जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कनेक्शन को क्या करो, चेंज करो, नहीं तो फिर ऐसे आप ऑनलाइन क्लास कभी नहीं कर पाओगे। क्लियर? या अपनी जगह को बदलो, छत पे पढ़ो चाहे इधर उधर पढ़ो, इंटरनेट आपके यहाँ सही से नहीं आ रहा है। मैक्स वेबर ने बोला था कि स्टेट जो होता है वो एक ऐसी संस्था है जिसके पास मोनोपोली होती है। मोनोपोली को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाले लिख दो एक बार। जिसके पास मोनोपोली होती है क्या करने के लिए? कानूनी तरीके से फोर्स को यूज करने के लिए एकाधिकार होता है। समझ में? फोर्स मतलब लाठी डंडा। भैया पुलिस मारती कि नहीं मारती लोगों को जो अपराध करते हैं? तो ये एकाधिकार केवल राज्य के पास है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैक्स वेबर कह रहे हैं। मोनोपोली, एकाधिकार ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। समझ में आया? यूज ऑफ द फिजिकल फोर्स बिकम नेसेसरी व्हेन अदर पीसफुल मैकेनिज्म फेल टू द प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर आपके सारे तंत्र मंत्र यानी सारी शांति की प्रक्रिया काम नहीं कर रही हैं, तो भैया आपको लाठी उठानी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? मैक्स वेबर बोल रहा है। भैया पुलिस पहले कहती नहीं कि पथराव मत करो, एक वार्निंग, दो वार्निंग, लाउड स्पीकर से 3 वार्निंग,
फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर पुलिस क्या करती है, उनको खदेड़ती है बुरी तरीके से। समझ में आया? क्योंकि उनके पास क्या एकाधिकार है। द पुलिस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट, और वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, फिजिकल फोर्स का यूज करता है। दे हैव टू बी बियर द बर्डन ऑफ द फेलियर ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। Thus, the police always has to be on the forefront and the face of wrath of the public, even for the failure of other instrument of the governance। और अगर सरकार का कोई तंत्र फेल होता है तो भी जो है पब्लिक का गुस्सा जब सरकार के लिए उतरेगा तो बीच में पुलिस को बचाना पड़ेगा। सही है और नो? यानी कि जरूरी नहीं कि पुलिस ने गलत किया हो तभी वो झेल रही है। मान लो किसी मिनिस्टर ने घोटाला कर दिया, उसके मिनिस्टर के घर का घेराव कर रहे हैं, बीच में पुलिस आ गई, यानी कि पुलिस ही क्या है आपकी, क्या है, फोर फ्रंट पे खड़ी हुई है। चाहे उसने वो गलती की हो ना की हो, लेकिन फिजिकल फोर्स का यूज उसको करना पड़ेगा और हमारी सरकार को बचाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर? पुलिस का कौन कह रहे हैं? मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का इतना तो नहीं लिखना है हमें, लेकिन इतना जरूर लिख देना है कि वेबर ने क्या बोला था कि भैया स्टेट वो संस्था होती है जिसके पास एकाधिकार होता है फिजिकल फोर्स को यूज करने का। समझ में आया? तो मैक्स वेबर के नाम पे भी कुछ नंबर ले जाओ। ये बड़े बड़े नाम पे नंबर मिल रहे हैं, बस एक बार टॉपर्स की कॉपी देखो, बस और कुछ नहीं। आप बोलोगे सर हमने जो कहा है वही तो इसने लिखा है, तो मैं कहूंगा बेटा इसने मैक्स वेबर का नाम ले दिया, इसने जो है ब्रोकन विंडो सिंड्रोम ले लिया, इसने होप मॉडल ले लिया, ठीक है, इसने जन प्रतिनिधि मॉडल ले लिया, बस आपने वो नहीं लिया, आपने सिंपल लिखा है। और कीवर्ड का क्या है फर्क पड़ता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा क्या पढ़े कि आपने क्या लिखा है। उसके दिमाग में वही चीजें पकड़ी आती हैं जो क्या कहता है वो चाहता है, और वो जो है टॉपर जो है अच्छी तरह दिखाना चाहते हैं, वो टॉप कर जाते हैं। समझ में आ गया? एकदम जो है जर्नल आंसर राइटिंग वाले इस बार टॉप 10 में है। क्लियर? जर्नल आंसर राइटिंग वाले, या तो उन्होंने अपने ऑप्शनल में बहुत ज्यादा मैथ की तरह नंबर ले आए हैं, या तो पता नहीं क्या लेके आए, वो तो मार्कशीट के आने के पता चलेगा। लेकिन इससे ये तय है कि आप लोगों की भी रैंक लग सकती है, लेकिन आप थोड़ी स्मार्टनेस इन्हीं लोगों की तरह करने सीख जाओ। आंसर को लिखो लेकिन थोड़ी स्टाइल से लिखो। समझ में आया? इन ए कंट्रीज ऑफ इंडिया साइज, इंडिया जैसी विशाल कंट्री जिसके अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एट द टाइम इज इंडीड ए डाउंटिंग टास्क। वास्तव में ये बहुत ही क्या है, भयानक और बहुत ही डरावना टास्क है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना। इट इज टू द क्रेडिट फॉर द पुलिस दैट डिस्पाइट ऑफ द मेनी प्रॉब्लम दे हैव बाई एंड लार्ज बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द ऑर्डर। लेकिन फिर भी हमें क्या है, थोड़ा पुलिस को क्रेडिट देना पड़ेगा कि छोटी मोटी ऊंच नीच को अगर हम भूल जाएं तो उसके बाद भी जो है पुलिस ने क्या करा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तो किया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको कंक्लूजन का मैटर बनाया है। समझ में आया? यानी कि पुलिस रिफॉर्म की जो भी बात करोगे तो आप नेगेटिव नेगेटिव तो लिखोगे, लेकिन कंक्लूजन तो क्या लिखोगे, ऑप्टिमिस्टिक लिखोगे, तो जाके ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? तो उसके ऊपर लिख दो कंक्लूजन वाला। पुलिस रिफॉर्म या आपके लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी चीज आती है तो लास्ट में आप ये 4 लाइन लिख सकते हो। बीच में खूब बुराई करो उनकी और लास्ट में कह दो कि नहीं, फिर भी उन्होंने कुछ तो किया है, फ्री के नंबर ले गए। ये स्टाइल आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा क्या बनना पड़ेगा आपको, न्यूज़पेपर का प्रवक्ता बनना पड़ेगा। अब देखते हैं नेशनल पुलिस कमीशन ने क्या बोला था। नेशनल पुलिस कमीशन एग्जामिन द इशू ऑफ द पुलिस पब्लिक रिलेशंस इन ए ग्रेट डिटेल। इट केम टू द कंक्लूजन दैट public police relations were in a very unsatisfactory state, and the police partiality and corruption, brutality and failure to register offense were the most important factor contributing to this situation। तो नेशनल पुलिस कमीशन का भी आउटकम यह है कि भैया भारत के अंदर पुलिस और आम नागरिक के जो है रिलेशन बहुत ही खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि भैया पुलिस क्या करती है, पार्शियलिटी करती है, बड़े बड़े अमीर लोगों को सपोर्ट करती है क्योंकि वो उनके पैट्रोनेज में रहते हैं। करप्शन नंबर 1 चल रहा है इनका, ब्रूटेलिटी इनकी नंबर 1 चल रही है। समझ में आया? इन्होंने क्या करें, एफआईआर रजिस्टर्ड सबकी नहीं करना है। ये 4-5 मोस्ट कॉमन कारण है जिसके कारण क्या हो रखा है, पीपुल और पब्लिक का जो है पुलिस का रिलेशनशिप क्या है, बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी है। ये भी क्या है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है? कोई किसी को दिक्कत? नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा है। अब ये कहानी तो आप भी लिखते
लेकिन बीच में लिख दो नेशनल पुलिस कमीशन, फ्री के नंबर ऐसे लेने पड़ेंगे आपको। समझ में आया? द पीपुल आल्सो फेल्ट दैट द पुलिस ऑफन हैरास इवन दोज हु ट्राई टू हेल्प देम। ये भी बड़ी दिक्कत है, पुलिस की जो सहायता करना चाहता है वही सबसे ज्यादा हैरेस होता है। एंड while by large people did not think that police are inefficient, they want to change the style of their functioning. Policemen in general did not believe that they are at fault and blamed the system for deficiency and deviation. और पुलिस वाले तो कभी भी अपनी गलती मानते ही नहीं है, वो मानेंगे नहीं कि उनका फॉल्ट है, वो कहते हैं सिस्टम का फॉल्ट है भैया, हम अपने सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि क्या रखती है, बेच दी होती है। समझ में आया? जिस दिन दौड़ भागी के बाद उनका सिलेक्शन हुआ, उस दिन के बाद जो है उन्होंने अपनी बुद्धि बेच दी, सारा एथिक्स बेच दिया, तब तो उनको क्या करना है, सिस्टम ही सिस्टम चलना है। और वही सिस्टम में ये भी लिखा हुआ है कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट में आप किसी भी तरह की रिश्वत नहीं लोगे, तब उनका सिस्टम नहीं चल रहा है। समझ में आया? यानी कि जहां जहां उनको फायदा लग रहा है वहां वहां उनका सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के बाहर जा सकते हैं। और जहां जहां उनको काम करना है असली, तो वहां पे उन्हें सिस्टम की नहीं, प्रोसीजर होना चाहिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे को काम ही इसलिए दिया गया है, बड़े साहब ने हमें बोला ही है। अरे तुम्हारे किसी बड़े साहब ने ये भी तो बोला है कि तुम ईमानदारी से लो, लोगों की क्या करो, सेवा करो। सेस और नो, उसको भूल जाते हैं लोग, इसलिए लोग पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही है, भारत में तो एटलीस्ट कोई नहीं पढ़ना चाहता, अपना नुकसान करा लेगा, लेकिन इनके पास पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। डिक्लाइनिंग कन्विक्शन रेट, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। कन्विक्शन रेट का मतलब अपराध हुआ है और उसके बाद किस किस को आपने कन्विक्ट किया है विथ द हेल्प ऑफ जुडिशरी। आपने साक्ष्य समय पे टाइम पे अगर जमा करोगे पुलिस वाले, तो भैया अपराधी जो है क्या होगा, अपराध की उसको सजा भी मिलेगी। समझ में आया? तो अब कन्विक्शन रेट की बात कर लेते हैं। There has been a general decline in the conviction rate for all types of offense in between 1960 to 2005। इसका मतलब यह है कि इतने सालों में भारत में कन्विक्शन रेट कम हुआ है। तो बच्चों, अगर कन्विक्शन रेट कम हुआ है तो इसका मतलब तो यह है कि क्राइम भी कम हुए होंगे। सेस और नो? भैया कन्विक्शन मतलब फाइनल अगर लोगों को सजा कम मिल रही है, तो यानी हम कह सकते हैं क्राइम भी कम हो रहे होंगे। लेकिन तो यहां पे देखो उल्टा लिखा है, वेयर एज द नंबर ऑफ केसेस चार्ज शीट एज द परसेंट ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेशन हैज इंक्रीज। जबकि क्या है, एफआईआर की संख्या बढ़ी है, चार्ज शीट की संख्या बढ़ी है, तो भैया कन्विक्शन रेट क्यों हो गया कम? यानी क्या, बहुत सारे केसों में पुलिस साक्ष्य जमा ही नहीं कर पाई, यानी कि अपराधी को सजा दिला ही नहीं पाई। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? कौन कौन बच्चा इसको समझ पाया? समझ में आ रहा ना? क्लियर? कुछ बच्चों ने कमेंट लिखे हैं क्या? सर कल मेरे घर पर चालान भेज दिया जिसमें विषय मेरा नहीं है और ना ही मेरा नहीं है, फिर भी मेरे नाम से भेज दिया, मेरे घर फोटो भी किसी और का है। तुम्हारे घर में चालान भेज दिया, किस बात का चालान भेज दिया? चालान का विषय क्या था? मेरठ में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। जस्टिस डे ट्रैफिक का ओनली 2.5% फिर से साइबर क्राइम, फिर एग्जाम्पल शाबाश, लोगों की भावनाएं बाहर आ रही हैं, पुलिस इफिशिएंसी, बट क्राइम तो बढ़ रहा है। वही तो, कन्विक्शन कम हो रहा है, क्योंकि ये लोग अपने आप को लोगों के ऊपर मानते हैं। ठीक है, चलो भैया, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे देखते हैं। डाटा आल्सो इंडिकेट दैट कन्विक्शन रेट फॉर द मर्डर शोज ए जनरल डिक्लाइन। मर्डर का कन्विक्शन रेट भी कम हो गया है। ठीक है ना? सर मेरठ इतना बुरा भी नहीं है, बुरा कहा मैंने? मैंने कहा मेरठ बुरा है। ठीक है, विथ ए स्टीपर डिक्लाइन नोटिस इन द साउथर्न इंडियन स्टेट, there is also disturbing trend of increase in the murder of the custodian deaths। custodian deaths मतलब जेल के अंदर जो बेचारे मर जाते हैं, which went from 207 to 207 in 1995 to 88,915 in 1997। ये कैसे हो गया? ऐसे डेटा हो सकता है क्या?
कि 207 से 2 साल में इतनी हो जाए? कैन यू बिलीव दिस? ये ये नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, ठीक है ना। 889 इन 1997 दिस फिगर रोज टू 1340। तो कुल मिला के भैया कन्विक्शन रेट जो है मर्डर के भी कम हो रहे हैं, यानी कि सारे मर्डरिस्ट को आप सजा भी नहीं दिलवा पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे मर्डरिस्ट मैं देखता हूं कि भैया सबको पता है इसने कत्ल किया है, उसके बाद भी क्या है, आपके जमानत में आराम से घूम रहे हैं। उनको अभी तक जो है फाइनल वर्डिक्ट उसका नहीं आ पाया है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जो है किसी ने बोला ही नहीं, और ना पुलिस जो है उनके लिए सबूत इकट्ठा करती है। समझ में आया? पुलिस के पास भी पैसे पहुंच गए, वो भी मजे ले रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं। These statistics point to be a major structure problem which affect the Indian police and criminal justice system. A deeper analysis of these problems would be the value in order to identify the reform required to set things right. और इन सभी बातों से हम ये कह सकते हैं कि ये सही समय आ गया है कि कि क्या करना है, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस को भी सुधारना है। तो भैया हम जब पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी रिफॉर्म की बात करनी पड़ेगी। ये दोनों एक ही गाड़ी की क्या है, पहिए हैं, दोनों को क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। पुलिस अगर अच्छी हो गई लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो भैया क्या है, कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस कितना भी साख चिल्लाए कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि दोनों को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर, माई कार वार स्टोलन, उसकी फिर उसकी एफआईआर का और केस का सारा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी बात है। एफआईआर तो लिखते ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, चलो भैया। प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग पुलिस फंक्शनिंग। अब एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे हम कि भैया क्या सब सिस्टम में कमी है, क्या इनकी फंक्शनिंग में कमी है। जिस तरीके से नोट्स है वैसे ही आपको कॉपी में अपने क्या करने हैं, मेंस की कॉपी में उतारने हैं विथ एग्जाम्पल। क्लियर? कल बिना बात के ही पापा गुस्सा हो गए। द मेजर प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पुलिस हैव बीन brought to the fore recently through high profile cases such as the disappearance and the killing of the large number of the children in the Nithari village of यूपी। आपको पता होगा बहुत सारे मासूमों को मारा इसने। क्लियर? जेसिका लाल वाला केस, प्रिया दर्शनी माटो मर्डर केस, यहाँ पे साफ दिखा कि पुलिस जो है बहुत ही कैलसनेस, कॉल्यूजन, सोडी इन्वेस्टिगेशन, फर्जी इन्वेस्टिगेशन किए गए, and hostile witness made a mockery to the entire criminal justice system। और इससे क्या हुआ, पूरे सिस्टम की क्या हुई, वाहवाही हुई कि भैया आप कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हो। संभाल रहे हो नहीं संभाल रहे हो? क्लियर? तो ये एग्जिस्टिंग पुलिस फंक्शनिंग। अब इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, कौन सा? बिकरू कांड। कौन सा? बिकरू इंसिडेंस ऑफ कानपुर। वो भी पुलिस फंक्शनिंग ही है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ने तो भैया रिपोर्ट करी थी, छोटे वाले पुलिस ने, कि भैया आ रहे हैं तेरे को घेरने, तू संभाल लेना। से यस और नो? तो आप इसमें ये चीज और ऐड कर दोगे तो ये फेमस केस है जो आपकी कॉपी में आने चाहिए आंसर राइटिंग में। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे देखो। A media-led outcry and intervention by the judiciary have ensured belated remedial action in the few cases, but the failure in the countless and the other cases continue unaddressed। अब ये जेसिका वाले हो गए, मिट्टो वाला हो गया, निठारी कांड हो गया, तो फिर इसमें बीच में मीडिया भी आ गई, तो जाके जो है इनमें क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन एक सही तरीके से स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें क्या है, अगर मीडिया नहीं आता तो भैया वो कभी भी ऊपर भी नहीं आता। क्लियर? आपकी पहली क्लास है, आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। फिर इट इज आर्ग्यूड दैट द ट्रेडिशनल snobbery and the system of patronage has continued, corruption level have gone up and so also the extent of the political interference। और इस समय क्या है आपका, कि इस सिस्टम में क्या है, संरक्षणवाद चल गया है। समझ में आ गया?
क्लियर। और जो है एक तरीके से क्या है, मतलब क्या है, किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। करप्शन लेवल बहुत ज्यादा है इनका। पुलिस सॉरी सॉरी नेताओं का क्या है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तो इससे एकदम क्या है, पूरा सिस्टम की क्या लग गई है, वॉट लग गई है। देर इज ए प्रोपेंसिटी टू रिस्टोर द फिजिकल वायलेंस एंड द coercion इवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। और जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उस समय ऐसी घटना भी मिली है कि आपस में पुलिस पुलिस वाले लड़ गए। समझ में आ गया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनमें आपस में टकराव हो गया, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी में। समझ में आ गया, ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं। क्लियर। तो उससे क्या होता है, जो सबूत होता है तो पूरा और खराब हो जाता है। इससे अच्छा इनको किस पे करना चाहिए कि ओरल और कन्फेशन rather than on the forensic evidence। ठीक है। the emphasis therefore is on oral evidence and the confession rather than on the forensic evidences। समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। सुशांत केस में भी बिहार एंड महाराष्ट्र पुलिस में कन्फ्लिक्ट हो गया था। बहुत बढ़िया। It is therefore not surprising that the police and often perceived not citizen friendly guardians of the public security and upholder of the rules of law but being biased against oppressed and dishonest। तो कभी हमें लगता नहीं कि पुलिस जो है ईमानदार और भारतीयों के साथ है। समझ में, ये हमेशा ऐसा लगता है जो दमन करता है उसी के साथ है, या जो भ्रष्टाचारी है, जो क्या है ईमानदार नहीं है, उन्हीं के संग ये क्या करते हैं, उठते बैठते हैं, उन्हीं के संग खाते पीते हैं। समझ में आया। समान आदमी से तो ये दूर ही रहते हैं। रहते नहीं रहते। पता नहीं इस सिस्टम में पता नहीं क्या हो गया है। अब इसमें जो है कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या है, गेहूं के संग घुन पिसना। तो उन लोगों के लिए भी लोगों ने क्या कर रखा है, गलत परसेप्शन बना रखा है। समझ में आया। क्लियर। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और इतनी अच्छी प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं मिलेंगी। विथ हेडिंग आपको पका पकाया आंसर। एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल जो है प्रशासन जो है, सामान्य प्रशासन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर वन, पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड द जनरल फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। नियमों का पालन ये करते ही नहीं है अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी। ठीक है ना। और जो है समानता, इनका जो कार्य प्रणाली होती है, जो इनका प्रशासन होता है, वो असफल ही रहता है। लार्ज गैप बिटवीन द एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल एंड द अपॉर्चुनिटीज विथ रिजल्टेंट डेप्रिवेशन एंड एलिनेशन। लोगों का जो एस्पायरेशन है कि भैया अगर मेरे घर में चोरी हुई है तो चोर जो है 4 दिन के अंदर पकड़े जाएंगे, ये और पुलिस के काम करने का तरीका, इसमें लार्ज गैप है। एक एक दो दो महीने हो जाते हैं, चोरियों की पता नहीं चलती है। समझ में आया। और फिर इसी से क्या होता है, लोग का डेप्रिवेशन हो जाता है, लोग इनसे अलग हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है। यानी कि फिर लोग पुलिस के पास मानेंगे क्यों। यस और नो। तो पुलिस की बात माननी नहीं है। भैया भारत में तो ऐसा है कि चोरी हो गई, लोग पुलिस के पास कम जाते हैं, बाबा लोगों के पास ज्यादा जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। होते नहीं बाबा लोग, दो चार चावल आवल पढ़वा देते, कहते कि उसने तेरे उस समय वहां पे चोरी करी होगी। बोलते नहीं बोलते। क्लियर। तो इन बातों को जो है मानने वाले मानते भी है, नहीं मानने वाले नहीं भी मानते हैं। ठीक है। जब हम छोटे थे, 10th में थे, तो मैंने उसने बताया, मैं आपको बताता रहता हूँ अक्सर। उस समय वो जो कॉन्ट्रा वाला गेम आया था, वो टेकन 3 वाला गेम आया था, कॉइन डाल के। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रा की वो सीडी आती थी, याद है आपको। वो जो गेम खेलते थे, वीडियो गेम। तो एक दुकान से कोई कॉन्ट्रा की सीडी उठा के ले गया, जो गेम वाली डालते थे। तो क्या करा, जो उसका मालिक था वही हमारा दोस्त था। वो जो है एक गांव में गया, उसके पास गया, उसने वो चावल आवल उसको बनाए, और उसने बता भी दिया कौन ले गया। अगले दिन उसने क्या करा, उसके घर पहुंच गया, वहीं पे जाके सीडी भी मिली। सोचो। वो बात मुझे अभी तक याद है कि यार ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब पता नहीं कैसे उसने गया वहां पे, और बहुत फेमस है वो, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। समझ में आया। अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब सोचो अगर यही पुलिस जो है होशियार होती, ये कौन है बाबा। अब मैं 10th की बात बता रहा हूँ। समझ में आया? अब कितनी हो रही है, 2020 हो रही है। अब तक वो बाबा जिंदा है कि नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है। तो ऐसे आप लोग के इधर भी होंगे यार, सबके यहाँ होंगे। भारत में सब जगह सेम पैटर्न चलता है। होंगे कि नहीं होंगे, आपने भी सुना होगा।
सुना होगा नहीं सुना होगा? तो भारत में सब जगह सेम पैटर्न चलता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अनुपम चलो भैया, अनुपम भी तो अब एक बाबा है। ये हमारी क्लास में कभी पेन चलाना रुकवा देते हैं, कभी कुछ चलाना रुकवा देते हैं। ठीक है, तो इन देखो, जरूरी नहीं है कि हम चीजों पे विश्वास करें, समझ में आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें दुनिया में हो रही है उनको अनसुना कर दो। समझ में आया? मैं कभी इस चीज पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसा किस्सा सुना हुआ है, तो ये किस्सा सुनना भी क्या है, बहुत जरूरी है। समझ में आया? समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? क्योंकि आप इस देश में रहने वाले हो, आप इस देश में आपको 100 तरह के लोग मिलेंगे, और जब आप एक अच्छा लीडर बनने की चेष्टा करते हो, तो आपको ऐसी टाइप की गतिविधियां भी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप संबंधित लोगों की क्या कर सको, बातें समझ सको। इसलिए मेरा एक शौक भी है कि अलग अलग चीजों को जानना। जरूरी थोड़ी कि मैं ही करूं, अरे जिसने करा होगा उससे जाके पूछ लो, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े हमारे नेता लोग हैं, भले ही ये पढ़ाई में होशियार ना हो, समझ में आया, भले ही जो है ये ईमानदार ना हो, लेकिन इस लीडरशिप में इनको 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। आप सोचो, खुद ही एक इंसान जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा वाला बाहुबली है, समझ में आया, इतना बड़ा वाला जो है मर्डरिस्ट है, उसके बाद भी बार बार एमपी 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 क्यों बन जा रहा है? क्या मेरी बात समझ में आया? इन लोगों की पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है। पब्लिक के सामने उसने करप्शन करा है, फिर वही पब्लिक जो है उसको क्या दे रही है, वोट दे रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस चीज को समझो। क्यों? क्योंकि क्या, लीडरशिप के लिए पढ़ाई या इन सब चीजों से ज्यादा चीज जो जरूरी होती है, वो जरूरी होती है कि भैया आप जो है ज्यादातर चीजों को क्या करो, अपने किस में लाओ, अंडरस्टैंडिंग में लाओ। जरूरी नहीं कि वो चीज आपने की हो, और जब ज्यादातर चीजों को अंडरस्टैंडिंग में लाओगे, तो आप जो है ज्यादातर लोगों पे प्रभाव डाल सकते हो। समझ में आया? जिस बस्ती में जाओ उसी तरह का गाना गाओ। गाओ नहीं गाओ, अभी देखो बिहार में यही चल रहा है। बड़े बड़े नेता आज तक बिहारी नहीं बोली होगी, लेकिन बिहारी भाषा में क्या कर रहे हैं, स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू के 5 मिनट की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भले ही जो आप टॉप लीडर हो चाहे छोटा लीडर हो। समझ में आया? तो ये कर रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष। समझ में आ गया? और यही चीज हमारे किसने करी थी, जो हमारे सूफी संत थे। सूफी संत ने भी जैसा देश वैसा भेष किया था। वो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते थे, तब जाके इतना बड़ा भक्ति आंदोलन बना। क्या मेरी बात समझ रहे में आ रही है ना आपको? आप कुछ मत करो, भारत में 10-12 लैंग्वेज सीख लो, आपकी ग्रोथ अपना भी हो जाएगी। सीख के देखो 10-12 लैंग्वेज, आपकी ग्रोथ अपना भी हो जाएगी भारत में। क्लियर? यानी कि एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना, उसके समतुल्य है भारत में 11-12 लैंग्वेज लिखना और बोलना सीख लो। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पुलिस, पुलिस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट। तीनों में इनको 10 में से 0 नंबर भी नहीं मिलेंगे, माइनस में नंबर मिलेंगे। इन्वायरमेंट इतना गंदा है, गाली गलौज वाला, कि आप डर के मारे इनके सामने जा भी नहीं पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो छोड़ो, सारी जो है इनके जो कारतूस हैं वो है, सब में जंग लगी पड़ी है। बहुत बार ट्रेनिंग में हमने देखा था इन सब चीजों को। और ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही मत करो। कांस्टेबल को सबसे ज्यादा बोझ देते हैं, ये 14-14 घंटे काम करवाते हैं। अनवारंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और नेताओं के फोन तो इनके पास सबसे ज्यादा आ जाते हैं। लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द कटिंग एज फंक्शनरी। कटिंग एज फंक्शनिंग मतलब क्या है, कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी कुछ फंक्शनरी है ही नहीं। एम्पावरमेंट कर ही नहीं रहे, डेलीगेशन कर ही नहीं रहे। लैक ऑफ डेलीगेशन कितना है, कि आप जाओ चौराहे पे और वहां पे भीड़ को नियंत्रित करो। लैक ऑफ मोटिवेशन एट द लोअर लेवल ड्यू टू द प्योर कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड द हायरार्किकल स्केचल। यानी कि जो नीचे कांस्टेबल लेवल पे है, जो बेचारे रोड पे खड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई रिटायरमेंट तक भी हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बॉस के ऊपर सब कुछ है। समझ में आया? तो भैया उसको पता होता है मेरे को अपनी जिंदगी चलानी है, तो वो घूसखोरी करने लग जाता है, गाड़ी वालों से पैसा लेगा, दुकान वालों से पैसा लेगा। क्लियर? और हायरार्की इतनी खराब है इसमें कि पूछो मत। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तो आपको पता है कि कोई भी हाई टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट
कितने क्राइम में तो पुलिस वालों को ये भी नहीं पता होता कि दस्ताने लगा लो फिर उसके बाद साक्ष्य को उठाओ, कुछ तो अपने हाथ से उठा लेते हैं, नहीं उठा लेते, फिंगरप्रिंट्स की वाट लगा दी, बिल्कुल लगाते हैं ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो सीआईडी वाला एपिसोड आता था जिसमें वो ग्लव्स पहनते थे, बाकी में कुछ नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे देखो, ऑब्सोल्यूट इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्नोलॉजी, बहुत ही बाबा आदम के जमाने की, पुराने जमाने की टेक्निक है, उनको उससे इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। डाइवोर्स फॉर अथॉरिटी फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, और इससे तो उनका डाइवोर्स ही हो गया है कि भैया हम अकाउंटेबल है कि नहीं है, जिम्मेदारी से तो इनका क्या हो गया है, क्या हो गया है, डाइवोर्स हो गया है। समझ में आया? क्लियर? अब देखो, प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर, देखो कितने हेड में हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, आपका पका पका आंसर बनना है। इनएडुकेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो मैंने बताया ही, कल पूरा भाषण दिया था कि ट्रेनिंग इनकी किस तरीके से होती है। इंट्रेंच एटीट्यूड ऑफ एरोगेंस, बहुत ही ज्यादा घमंड, वर्दी पहन ली तो घमंड बहुत ज्यादा है। इनसेंसिटिविटी एंड पेट्रोनेज, इनसेंसिटिविटी के तो माहिर हैं ये। क्लियर? गरीबी को ही सबसे ज्यादा डंडा मारते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द ओवरबर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, पुलिस वाला जो है रोड को भी संभाल रहा है, पुलिस वाला जो है दुकानदारों को भी संभाल रहा है, सबको संभाल रहा है। वाइल क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन टेकिंग ए बैक सीट, और जो इनका मेन काम है क्राइम को रोकना और इन्वेस्टिगेशन करना, वो बेचारा पीछे चले जा रहा है। क्लियर? शॉर्टेज ऑफ द पर्सनल एंड लॉन्ग वर्किंग आवर, 14-14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पर्सनल जो है कम है, तो ओवर टाइम के नाम पे बार बार वही आदमी आ जा रहा है। टू लार्ज ए पॉपुलेशन और हैंडल, और जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि किस किस को हैंडल करें, तो यानी क्या है, बड़ी दिक्कत है। सर लॉकडाउन में बहुत टॉर्चर किया है, खुद को हिटलर समझने लगते हैं। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एथिकल, सोचो कितने प्यारे प्यारे हेडिंग में दे रखा है, चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा। एथिकल में क्या प्रॉब्लम है इनके, एथिक्स में करप्शन इनकी चरम अवस्था पे, कॉल्यूजन टकराव है, एक्सटॉर्टन एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल, ये खुद जो है वसूली करवाते हैं, करवाते नहीं करवाते कि भैया उतना पैसा पहुंचा दे वहां पे, ये खुद एक्सटॉर्शन करवाते हैं। इनसेंसिटिविटी टू द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की तो बात ही मत करो, कहीं पे भी आपको चौराहे पे डंडा मार देंगे, कुछ नहीं है ह्यूमन राइट्स इनके सामने। एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंस रिक्रूटमेंट, और भर्तियों की तो आपको पता ही है क्या हालत है। एंड पर्सनल पॉलिसी। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट में आपको पता ही है कि किस तरीके से जो है रुपये चलते हैं, थोड़े लोग जेन्यून भी होते हैं, जिससे क्या किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है हर भर्ती का, इसी तरीके से किया जाता है। कितने बेचारे जेन्यून बच्चे जो है टेस्ट पास करने के बाद भी और रेस पास करने के बाद भी उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप जाओ ना कि सर हमने दोनों चीजें पास करी, मेरिट में हमारा कौन सा नाम नंबर है, ये हमारा नाम क्यों नहीं छपा, इतनी गंदी तरीके से गाली दे के भगाते हैं कि अगर आपने दोबारा पूछ लिया तो लगेगा कि वो सही में आपको डंडा मार देगा। समझ में आया? इतनी गंदी तरीके से भगाते हैं। समझ में आया? आप अगर पुलिस वाले की फैमिली से हो तो भैया आपका लिस्ट में नाम भी नहीं है ना, तो भी लिस्ट रिवाइज हो जाती है यहाँ पे। समझ में आया? लेकिन अगर आप सामान्य आदमी हो, अगर आपका भाग अच्छा है कि 50% जो ने ईमानदार लोग लेने उसमें नाम आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर नाम लिखवा के रख लो, कितना भी कर लो। आप कितना भी कहीं पे भी चले जाओ कि मेरे को दिखाओ, मैं तो टेस्ट में भी टॉप में था, सब जगह टॉप में था, कोई सुनवाई नहीं, कहाँ गया, ब्लैक होल में चलेगी आपकी लिस्ट। समझ में आया? क्लियर? आगे देखो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोसिक्यूशन, सारे हेडों में हमने प्रॉब्लम जो है बता रखी है। पुलिस खुद मास्क नहीं लगाते, पब्लिक में चालान काट देते हैं, मास्क नहीं लगाते, ठीक है। बेस्ट बेस्ट टैलेंट नॉट अट्रैक्टेड एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रोसिक्यूशन एजेंसी, मिसट्रस्ट ऑफ द पुलिस इन द एडमिटिंग एविडेंस। तो कुल मिला के जो ये प्रॉब्लम है प्रोसिक्यूशन की, तो भैया आप किसके खिलाफ जो है, आप किसको सजा दिलाओगे, किसी को सजा नहीं दिलवा पाओगे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जुडिशियल एंड द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा था। लार्ज पेंडेंसी ऑफ द केसेस, हमारे जो है जो कोर्ट है उनमें बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। कन्विक्शन रेट बहुत ही क्या है, स्लो है। नो एम्फेसिस ऑन द ascertaining truth and absence of the victim perspective and the rights, तो ये थोड़ा कोर्ट का मामला है,
तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा कि भैया सच्चाई को कोई सुना नहीं जाता है, क्योंकि सच्चाई के लिए सबूत मांगा जाता है, सबूत जो है दे नहीं पाते। समझ में आया? और विक्टिम जिस पे हुआ है उसके राइट और उसकी जो पर्सपेक्टिव है उसको भी क्या किया जाता है, दरकिनार किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद वकील तो होते ही है फिर अनुपम की तरह, कि वकील ने तो कसम खाली रहती है क्या। वैसे वो वकील, वकील की भी बता दूं, सारे वकीलों की बात नहीं कर रहा, वैसे जितने भी लॉयर हैं सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा ईमानदार बने, मेरा बच्चा आगे बढ़े। क्लियर? क्लियर, पूरी ईमानदारी के गुण सिखाते हैं, पूरी मॉरलिटी दिखाते हैं। लेकिन वही वकील जब उसको पता है कि सामने वाला मर्डरिस्ट है, समझ में आया, उसके बाद भी उसका केस लेता है और कहता है कि ये तो मेरा धर्म है कि मेरा कोई भी क्लाइंट है मुझे से बचाना, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो मर्डरिस्ट है कि नहीं है। यहां पे मेरे एथिक्स ये बोलता है कि मैं इसको बचाऊंगा, और मेरी क्या है, कर्म ही मेरी क्या है, पूजा है। समझ में आया? कर्म ही क्या है, मेरी पूजा है। तो भैया अपने बच्चों को भी बोल, मर्डर करे, अपने बच्चों को भी बोल, सब कुछ करे कि तेरे पापा हैं मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि जब ये इसका क्लाइंट बन सकता है तो उसके बच्चे भी उसके क्लाइंट बन सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? लेकिन ये बात आप समझा नहीं सकते, और इनफैक्ट उस समय पूरी दुनिया सामने आ जाती है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, अपने प्रोफेशन के साथ सही कर रहा है। अरे प्रोफेशन को अगर करो साइड में, मानवता के साथ क्या वो सही कर रहा है ये नहीं कर रहा? अगर प्रोफेशन के साथ सही कर रहा होता तो भैया सिविल सर्विस में एथिक्स वाला चैप्टर क्यों आता? एथिक्स और मॉरलिटी हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते नहीं पढ़ते कि एथिक्स क्या है, बियॉन्ड द एवरीथिंग। इवन जो आपकी ड्यूटी के अंदर कोड एंड कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसके ऊपर भी बैठा हुआ है कौन, एथिक्स। समझ में आया? लेकिन उस समय क्या होता है, सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये वकील है, ये अपना प्रोफेशन एकदम सही कर रहा है, इसका काम ही है क्या, उसको बचाना, इसका काम है अपने क्लाइंट को बचाना, उसी की इसने शपथ ली है। समझ में आया? अरे भैया शपथ उसने इस चीज की भी ली है कि इस भारत में अगर वो पैदा हुआ है तो क्या करे, वो एक अच्छे नागरिक की तरह जो गरीब आदमी है उसकी सहायता करके उसको आगे बढ़ाए। समझ में आया? तो लेकिन उस समय क्या हो जाते हैं, यही वकील सबसे ज्यादा उनका साथ देते हैं, और दुनिया भर की जो है चीजों में क्या रहते हैं, अपने आगे रहते हैं। तो भैया एक आध क्राइम अपने बच्चों से भी करवा ले, बोल दे कि मैं करवा करा दूंगा, उस समय इनकी आत्मा हिल जाती है। ठीक है ना? सर मेरे पापा भी एडवोकेट हैं, बहुत लोगों के एडवोकेट होंगे। तो ये जो है, इन एक जो आपका क्या है, क्या कहते हैं, लॉ में मुझे पता तो नहीं, अनुपम को पता होगा, लॉ पढ़ रहा है, तुम्हारे लॉ के उसमें एथिक्स नाम का कुछ सब्जेक्ट है कि नहीं है? क्यों मिस्टर अनुपम, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी कुछ है नहीं है? तो भैया होना चाहिए। समझ आए? देखो सिविल सर्विस में भी पहले नहीं था, तो सिविल सर्वेंट भी अपने आप को डीएम वीएम सब अपने आप को समझते थे, लेकिन अब वो भी समझने लग गए हैं कि क्या है, एक सामान्य जो कानून जो कोडिफाइड हुआ है उससे ऊपर भी एक कानून है, मानवता का कानून। और उसको हम कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आज हमने इस चीज को माना कि नहीं माना, माना कि नहीं माना, से यस और नो। ऐसी फिर ये भी, ये प्रोफेशन भी मानेंगे, और डॉक्टरों को भी बहुत जरूरत है इसकी, डॉक्टरों को भी बहुत जरूरत है। एक हम यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे कि भैया एक जो है क्या कहते हैं लेडीज थी, वो क्या कहते हैं रोड पे पड़ी हुई मिली, बेचारा एक पुलिस वाला उसको लेके आया, लेकिन डॉक्टर ने उसको अंदर भर्ती नहीं होने दिया, और बीच में जो कॉरिडोर होता है उसमें उसको पड़े रहने दिया, और बेचारी वो मर गई। और वो पुलिस वाला लिटरली रो रहा था बाद में कि भैया डॉक्टर से कह के कि डॉक्टर तू बता कि तू जीता कि मैं जीता, कि कोई नहीं जीता, बेचारी की ये क्या चले गई, कीमती जान चले गई। अगर तू उसे तुरंत ट्रीटमेंट देता तो क्या होता, तेरा फायदा होता। उस डॉक्टर ने क्या बोला कि मेरे पास बहुत सारे मरीज हैं, अभी ये क्या है, इमरजेंसी केस नहीं है। सोचो, अब ऐसे डॉक्टरों को क्या किया जाए। अब ये डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मेरे पास पूरे हॉस्पिटल का इंचार्ज है, और टेक्निकली जो फर्स्ट कम फर्स्ट है मेरे को उसका करना चाहिए, और मेरे पास पूरी लाइन लगी हुई है। तो अब बताओ, यहां पे एथिक्स आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? और वो बेशरम डॉक्टर उसकी लाश के बगल में खड़ा होकर ये बोल रहा था, उसके बाद भी उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी। वो ये साफ साफ बोल रहा था कि भैया मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, ऐसे लोग मेरे पास हजार आते हैं। उसके बाद ये और बोल रहा था। बताओ, ऐसी हालत थी उसकी।
पुलिस वाला बोला कि आजकल कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं है, वो चुपचाप आ गया। ये हो रहा है भारत में। सरकारी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का केस है। अब बताओ, तो लॉयर की तरह उसने भी क्या करा, अपना प्रोफेशन वाला धर्म अपनाया और उस बेचारे की जान चले गई। तो भैया ये सब चीजें क्या है, जरूरत है। उत्तर प्रदेश कमीशन, पुलिस कमीशन हेडेड बाय श्री अजीत प्रसाद जैन, उस समय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 1960 में एक कमीशन बैठी थी। द कमीशन केम टू द कंक्लूजन डेट यूकेलिप्टिस के पेड़ पर लेट कटकाने का conclusion that crimes were increasingly, but the official statistics of the period 1950 to 1959 shows that the 10% decrease in incidence of the crime। यानी कि क्या, अब एक नया उन्होंने आइडेंटिफाई करा, अजीत प्रसाद जैन साहब ने ये करा कि 1950 से लेकर 1959 तक रिकॉर्ड में दिख रहा है कि क्राइम क्या हुए हैं, कम हुए हैं, और वैसे क्या है, क्राइम बढ़े हैं। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि हर पुलिस स्टेशन, समझ में आया, अपने यहां क्राइम को कम रिपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में क्राइम कम रिपोर्ट होगा, उसका जो एसएचओ होगा उसका प्रमोशन और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्या होगा, सुधरा हुआ माना जाएगा कि ये एसओ साहब क्या है, जब से इस एरिया में आए हैं क्राइम कम हो गए। क्या मेरी बात समझ पाए? इससे पहले हमने क्या देखा था कि क्राइम बढ़ रहा है लेकिन कन्विक्शन कम है, तो यानी क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खराब है। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि पुलिस जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं कर रही क्राइम को। क्यों? क्योंकि एसएचओ को क्या चाहिए, अपना प्रमोशन चाहिए। पहली पॉइंट समझ में आया? इट इज ऑब्जेक्ट दैट कंक्लीनमेंट मतलब छुपाना एंड मिनिमाइजेशन कम करना, द रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम इज ए नेचुरल कोरोलरी ऑफिस सिस्टम। ये नेचुरल फिनोमिना हो गया है किसका, वर्क ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको आप एसएचओ साहब बोलते हो, इज जज बाय द नंबर ऑफ क्राइम कमिटेड इन जुरिडिक्शन। और उनके समय काल में नंबर ऑफ क्राइम कितने कम हुए, ऐसे उनका प्रमोशन या ऐसे उनका क्या है, काम करने का तरीका क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो भैया वो एफआईआर लिखेंगे क्यों? समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसको तो अपना रिकॉर्ड सेव करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है? से यस और नो? तो इसी तरीके से अब हम 12:11:59 हो चुके हैं। हमारी 12 बजे की क्लास है, मेरे ख्याल से कि 12:15 पे क्लास है, 12:15 पे। तो एक आध बार चाय पी लो और 12:15 से फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम जो है पंजाब पुलिस का देखेंगे, वेस्ट बंगाल का देखेंगे, तमिलनाडु का देखेंगे, फिर 2-4 कमीशन देखेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर बन रहा है ये आपका, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा, 12:15 सेम क्लास कंटिन्यू होगी, उसमें आप पूछोगे। क्लियर? टाटा बाय बाय।